गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धनवंती पालीवाल आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। और एक बार आपके सामने फिर से मैं लेकर आई हूँ भूमंडलीकृत विश्व का भंडार, इसका पार्ट 3। देखिए, अपन पढ़ रहे थे जैसे फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1940 से लेकर 1980 तक, ठीक है। तो देखिए, उस प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ, जितनी आर्थिक जो परेशानी आई या कह सकते हो जितनी चीज़ों का उत्पादन हुआ, वापस उसका एक बार उत्पाद बढ़ा, फिर उसका उत्पाद घटा, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर किसी मात्रा की उस वस्तु की इतनी मात्रा में उपज हो गई कि कुछ समय बाद वही वस्तु अति मात्रा में हमारे सामने आ गई। तो जब वो अति यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होता है, तब कहते हैं उसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। तो कैसे उसमें कीमत बढ़ी, कैसे घटी, ये सब कुछ अपन ने पढ़ा था। तो उसके साथ ही आज अपन और एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय, उससे पहले कह सकते हो जैसे अमेरिका में जो उत्पाद हुआ था या पूरे विश्व में जिन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा हुआ था, और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उत्पादन ज्यादा करने की वजह से वो बच गया। तो ऑब्वियसली क्या होना था, उसकी कीमत में गिरावट आनी थी। अगर किसी वस्तु का ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो उसकी कीमत में गिरावट तो आती है। एग्जाम्पल के देखिए, अमेरिका में देखिए, पूरे विश्व में अपन कहते हैं कर्जदाता के रूप में एक देश आया था जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में सभी देशों को कर्ज दिया था, यानी कि तुमको दूसरे राष्ट्र को पैसे दिए थे, यानी कि तुमको आवश्यकता है तो तुम कर्ज ले सकते हो। कर्ज देने वाला मात्र एक देश बना था, अमेरिका। तो अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने में निर्यात, यानी अमेरिका ने बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात किया। अब देखिए, अमेरिका से जब ज्यादा निर्यात हुआ तो क्या हो गया, महामंदी 1929 में। अब देखिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद एक आर्थिक महामंदी का दौर आ गया। तो 1929 में 1929 में उत्पादन, रोजगार और व्यापार में गिरावट आ गई। ऑब्वियसली तो होने का, जैसे बार-बार मैं आपको एक चीज कह रही हूँ, अमेरिका में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो गया था तो बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात हुआ। अब वो वस्तु बहुत सभी राष्ट्रों में फैल गई तो उसके उत्पादन में भी कमी आ गई, रोजगार में भी कमी आ गई और व्यापार में भी कमी आ गई। अधिक उत्पादन से कीमतों में गिरावट, जैसे कि अपन अभी जस्ट पढ़ ही चुके हैं, ज्यादा मात्रा में कोई क्वांटिटी हो जाती है तब उसकी कीमत में ऑटोमेटिक गिरावट हो जाती है। ऋण की कमी, या अमेरिका ने क्या किया, जब उसको पता चला कि कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है या हो चुकी है, तब उसने कर्ज देना बंद कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में आपको बार-बार ये चीज बता रही हूँ, जो अमेरिका था वो कर्जदाता बना था, फिर उसने क्या किया, 1929 में कर्ज देना बंद कर दिया, उसने मना कर दिया। इसके परिणाम क्या हुए, 1933 में 4000 बैंक बंद हो गए। जब अमेरिका ने, एक कह सकते हो इस महाराष्ट्र ने, यानी एक ऐसा राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र कह सकते हो आर्थिक स्थिति में, जब उसने कर्ज देने से मना कर दिया तो 4000 बैंक बंद हो गए और 10,000 जो कंपनियां थी वो भी बंद हो गई, यानी उनका बिजनेस पूरा फ्लॉप हो गया। भारत में महामंदी का असर, अब देखिए, जब पूरे विश्व में आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक महामंदी चल रही है, तो क्या हमारा भारत तो उससे बचेगा? नहीं, हमारा भारत भी तो पूरे विश्व में शामिल है। तो भारत में भी महामंदी की शुरुआत हो गई। तो उसके परिणाम क्या हुए, भारत में महामंदी, आयात और निर्यात प्रभावित। अब देखिए, महामंदी की वजह से भारत में आयात निर्यात दोनों प्रभावित हुए, यानी भारत से कोई भी वस्तु को लाना और उसको बेचना, तो वो भी प्रभावित हुई। जब दूसरे राष्ट्र के पास पैसे ही नहीं है तो क्या वो भारत से कोई चीज खरीद पाएगा? नहीं। और जब दूसरी वस्तु के पास पैसे नहीं तो क्या वो किसी वस्तु का उत्पादन कर पाएगा? नहीं। तो इस तरीके से भारत में भी आयात निर्यात प्रभावित हुआ। सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश सरकार का विरोध। अब देखिए, बात की जा रही है 1933 की, तो उसमें भारत अंग्रेजों के अंडर में था, यानी अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत का अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों का, भारतीय लोगों ने, भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का विरोध किया। थर्ड नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आते ही आपको महात्मा गांधी जी, जो हमारे बापू जी के नाम से आते हैं, उन्होंने
सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। क्या क्या उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज है, हमें उनका विरोध करना है, हमें लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन सविनय विनम्रता पूर्वक उनकी बात की अवज्ञा करनी है। जैसे किसी अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आपको ये काम करना है, तो हमने उस काम को नहीं किया, लेकिन उसके सामने हमने उसको मना भी नहीं किया, विनम्रता पूर्वक। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसके बाद चौथा पॉइंट है जूट उत्पादक। जो जूट उत्पादन करने वाले जो किसान थे उन और काश्तकार, जो जंगल में लकड़ी काटने वाले कह सकते हो, मत्स्य उत्पादन करने वाले कह सकते हो, वो सारे कर्ज में डूब गए, उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अब देखिए इसका, अब ये तो हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिणाम, लेकिन अभी पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों से प्रभावित हो ही रहा था, आर्थिक मंदी से गुजर ही रहा था। उतने में ही प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक बाद, यानी कि 10 और 10 20 साल बाद 1938 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ, 6 करोड़ लोग मारे गए, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा दूसरे विश्व युद्ध में जन और धन की बहुत ज्यादा मात्रा में हानि हुई है। प्रथम विश्व युद्ध में इतनी हानि नहीं हुई थी जन धन की, जितनी की उससे भी डबल कह सकते हैं अपन, उससे भी ज्यादा दूसरे विश्व युद्ध में हानि हुई है। यानी कि देखिए अब 6 करोड़ लोग दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए, तो सोचने वाली बात है, जब कितने लोग मरे हैं तो ऑब्वियसली जन के साथ साथ धन की भी हानि हुई है। इसका नेक्स्ट पॉइंट विश्ववेताओं ने, यानी कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जो विश्ववेता थे, जिन्होंने पूरे दूसरे विश्व युद्ध का या द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा जो देखा, उसमें उन्होंने एक अनुमानित लगाया कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है रूस, वो एक महान शक्ति के रूप में उभरे। ये दो देश ऐसे थे, ये दो शक्तियां ऐसी थी जो आर्थिक रूप से परेशान नहीं हुई, आर्थिक रूप से इनकी स्थिति खराब नहीं हुई। तो कौन कौन सी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अब देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 शक्तियां तो बन गई, कौन कौन सी, जैसे महान देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अब इसके बाद में क्या हुआ, कुछ प्रणालियां लागू हुई, जैसे ब्रेटन वुड्स संस्था। अब ये संस्था ऐसी थी, एक संस्था बनाई गई ब्रेटन वुड्स संस्थान। इस संस्थान में क्या होता था कि किसी भी राष्ट्र की राशि का विनिमय निश्चित कर दिया जाता था, यानी कि बस आपको फिक्स इतने ही रुपए, इतने ही डॉलर उस देश के देने हैं। जैसे कि अमेरिका में डॉलर का बढ़ना, ये भी तो क्या है, एक निश्चित विनिमय दर हो गई कि अमेरिका में जब कोई चीज का पेमेंट होगा तो कह सकते हैं डॉलर के अकॉर्डिंग होगा, और वही जो भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो रुपए के हिसाब से होता है। बस तो एक ऐसी संस्थान बनी जिसमें विनिमय निश्चित कर दिया गया, और युद्धोत्तर बंदोबस्त, यानी युद्ध से पहले, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद युद्धोत्तर बंदोबस्त किया गया कि युद्ध में जो सबसे पहले जो तैयारी होती है, तैयारी के साथ अगर युद्ध किया जाता है तो युद्ध में सफलता होती है, तो युद्धोत्तर बंदोबस्त किया गया। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम कह सकते हैं IMF। आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, IMF की फुल फॉर्म क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक स्थापित किए गए। सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी आर्थिक नुकसान हुआ, इतनी आर्थिक कमी आई कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई, यानी कि एक ऐसा बैंक जो अन्य छोटे छोटे राष्ट्रों को पैसे देगा, जरूरत पड़ने पर हम उनसे पैसे उधार ले सकते हैं। देखिए, और ये बैंक किस लिए बना, पैसे लेने के साथ साथ व्यापार में कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, इन सब की देख रेख के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई, यानी कि एक ऐसा बैंक जो हमें बताएगा कि इस व्यापार में कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, यानी कि एक ऐसा बैंक जो अन्य राष्ट्रों पर नजर रखेगा कि अगर उस राष्ट्र ने इतना पेमेंट लिया है तो उसने कौन सा व्यापार किया, उसमें कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ है। इसे नेक्स्ट पॉइंट है 1947 में IMF, यानी कि बार बार बता रही हूँ IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF में वित्तीय परिचालक बना। अब देखिए 1947 में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी,
उसको वित्तीय परिचालक यानी कि वो अपनी जो पूंजी थी परिचालक यानी अपनी पूंजी से अपने पास जो धन जमा होता था उससे वो पूरे राष्ट्र को या अन्य राष्ट्र को कर्जा दे सकता है, ले सकता है, उसके ऊपर पूरा मैनेजमेंट कर सकता है। ये बात फिक्स थी 1947 में। अनौपनिवेशिक और स्वतंत्र। अब देखिए आपके पास एक पॉइंट आता है अनौपनिवेशिक और स्वतंत्रता। जब पूरा देश पूरा विश्व पूरा देश का पूरा विश्व जब विश्व युद्ध में जूझ रहा था या आर्थिक मंदी में जूझ रहा था तो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो अपने आप में यानी कि स्वतंत्र हो चुके थे लेकिन वो किसी और के अंडर में यूरोपीय क्षेत्र में देखा जाता है जैसे जापान और जर्मनी ऐसे राष्ट्र थे अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र जिन्होंने अपने आप की स्वतंत्रता कायम की, तो जिनको अपन कह सकते हैं अनौपनिवेशिक, है ना। तो अनौपनिवेशिक जिसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। अब ये जापान और जर्मनी कह सकते हैं ज्यादातर कृषि के ऊपर डिपेंड थे। ये दो देश ऐसे थे जहाँ पर कृषि अधिक मात्रा में की जाती थी, तो यहाँ के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली इसको बोल सकते हैं NIEO। अब देखिए आपके पास दो वर्ड आएंगे, एक तो IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और NIEO यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। इन सब की बेसिकली एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इनके कार्य भी पूछे जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली इसके शब्द से अपन पता लगा सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्था जहां पर दूसरे राष्ट्रों की या छोटे राष्ट्रों की आर्थिक प्रणाली का पता चलता है, ठीक है, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। और उसके बाद क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई 1950 से लेकर 1960 के दशक में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि एक देश की कंपनी यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में या दूसरे राष्ट्र की कंपनी के साथ व्यापार कर सकता है। व्यापार बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सी कंपनियां मिलकर एक व्यापार को प्रोत्साहन दे सकती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर काफी राष्ट्रों का अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल भारत की कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट करेगा अमेरिका लेकिन इंजीनियर्स होंगे अपने भारत के, तो दोनों मिलकर एक कंपनी चलाएंगे जिसे अपन कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसमें एक से अधिक राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं। उसकी शुरुआत की गई 1950 से 1960 के दशक में। इसका लास्ट पॉइंट है अपने ब्रेटन वुड्स, जो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था ऊपर। ब्रेटन वुड्स संस्था ऐसी संस्था थी जो विनिमय निश्चित दर करती थी, यानी दर का निश्चित करती थी कि हाँ अमेरिका में फिक्स डॉलर ही होगा, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त किसी देश की जो राशि निश्चित हो, कभी उसकी राशि निश्चित होने कभी अनिश्चित भी हो सकती है, कभी यानी कम पैसे भी हो सकते हैं उसके पास, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ब्रेटन वुड्स समाप्त कर दिया गया और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व में एक राष्ट्र कहीं भी अपना व्यापार कर सकता है, कहीं पर भी व्यवसाय कर सकता है और पूरे विश्व के साथ एक होकर चलेगा तो ही एक राष्ट्र अपना विकास कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझना चाहो तो हमारे जैसे भारत है, अगर हम बात करें तो क्या हमारा भारत एक अकेला राष्ट्र बनकर अपना डेवलपमेंट कर सकता है? नहीं, भारत अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर चलेगा तो ही अपना डेवलपमेंट कर सकता है। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप है, यानी अन्य देशों के साथ मिलकर जब कोई दूसरा राष्ट्र अपना व्यापार अपना व्यवसाय या अन्य कार्य करता है जिसको अपन कह सकते हैं वैश्वीकरण। तो अपना आज का चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका नाम था भूमंडलीय विश्व का बनना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कॉपी में नोट कर देना। इसके साथ ही धन्यवाद।